ठीक है, ये 30% अपन ने वहां से ले लिया। अब यहाँ मुझे 40 चाहिए, फिर 50 चाहिए। 10-10% का इंक्रीमेंट लिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए 10% इंक्रीमेंट चाहिए ना। तो मुझे प्राइस 30% प्रॉफिट के साथ क्या प्राइस रहेगी, यदि मुझे 40% प्रॉफिट चाहिए तो क्या प्राइस रहेगी, 50% प्रॉफिट चाहूँ तो क्या प्राइस रहेगी। तो 30% तो ठीक है, 40% के लिए मैं ये वाली सेल लूंगा, इसकी जो वैल्यू है, और इसको रिलेटिव रेफरेंस ही रखूंगा, प्लस करके 10% यहां से उठाऊंगा। अब ये 10% फिक्स चाहिए मुझे इंक्रीमेंट, तो मैं इसको फ्रीज करूंगा, समझिएगा पॉइंट। तो E17 यहाँ से 30% लेगा, और वो 10% ऐड कर देगा, ये हो गया 40%। अब इसको मैं इधर यदि ट्रैक करता हूँ और आगे जाता हूँ, थोड़ा आगे तक ही ले जाओ, 50%, 60%। अब कर क्या रहा है कि यहाँ जो है ई, ये था E17, जब मैं इधर खिसका तो ये क्या हो गया F17। तब ये 40% उठाया इसने, 30 जगह की, 30% की जगह क्या उठा रहा है, 40%। पर मेरा 10% तो फिक्स है नीचे से, तो 40 में कितना जोड़ रहा है, 10% जोड़ रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आया ना। ऐसे में यहाँ गया, तो अब G11 हो गया, G17 हो गया, और 10% वो फिक्स उसमें जोड़ रहा है। 50 का क्या कर रहा है, 60 कर रहा है। गॉड में पॉइंट, ये इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय माइनस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट परसेंट है ना, इसको अपन प्रॉफिट परसेंट लिख सकते। ओके, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां मैं वही फॉर्मूला निकालूंगा, सेलिंग प्राइस पता करना है, 30% प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो कॉस्ट प्राइस कहां से मिलेगी मुझे, यहां से मिलेगी 20,000 कॉस्ट प्राइस डेटा एनालिटिक्स की, ये मैंने यहाँ ले ली। अब 20% मैंने ले तो ली, मतलब सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस ले तो ली डेटा एनालिटिक्स की, पर यदि मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा, मैं पॉपुलेट करूंगा ना इसको, भाई मैं सब में अप्लाई करना है ये फॉर्मूला पूरे इसमें। तो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, C20 हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये यहाँ से खिसक जाएगा कि नहीं, ये यहाँ से इधर खिसकेगा कि नहीं। ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ब्लैंक सेल पे आ गया, इसके बाद इस पे आ जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉलम को फ्रिज करना है खाली, भाई रो तो चलती रहे, डेटा साइंस की प्राइस दे नीचे, B20 के बाद क्या दे, B21 दे, B22 दे, तो ऐसे तो रन करे, ऐसे फ्रिज ना हो, कॉलम फ्रीज हो खाली, बी के पहले डॉलर लगे, बी कॉलम फ्रीज हो जाए, रो फ्रीज ना हो। तो फंक्शन F4 में सबसे पहले दोनों फ्रीज करता है, दूसरी बार करता हूं तो रो फ्रीज कर रहा है, तीसरी बार दबाया तो कॉलम फ्रीज हुआ। बी के पहले डॉलर है ना, 20 के पहले नहीं है। तो क्या किया मैंने, कॉलम को फ्रीज कर दिया, तो वो बी वाला कॉलम फ्रीज रहेगा, है ना, रो जरूर नीचे चलेगी। अब डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस प्रॉफिट, फॉर्मूला देखा था कि अपन ने फंक्शन, 1 माइनस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है भाई। अब ये यदि मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तो 30% वाला कहाँ आ जाएगा, इस सेल पे आ जाएगा ही। पर मुझे ऐसे तो जाना चाहिए, 30 की जगह 40 भी लेना है और 50 भी लेना है, पर ऐसे ही नीचे डाउन नहीं जाना चाहिए, ये फिक्स रहना चाहिए ये वाली रो। तो इसमें क्या है, रो के पहले डॉलर लगाऊंगा 17 के पहले, ई के पहले नहीं लगाऊंगा, ई यानी कॉलम है। तो फंक्शन F4 एक बार, फंक्शन F4 दो बार। तो ये देखिए, ये जो दोनों जो रेफरेंस है, मिक्स्ड रेफरेंस, ये भी मिक्स्ड है और ये भी मिक्स्ड है। यहां मैंने कॉलम को फ्रिज किया है, और यहां मैंने रो को फ्रिज किया, F4। कहीं में फंक्शन के साथ दबाना पड़ता है, कई बार फंक्शन एक बार दबा रहता है, F4 दबाते हो तो भी हो जाता है, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग सिस्टम, ठीक है ना। तो आप दबा के देख लेना, फंक्शन के साथ दबाना, नहीं तो बिना फंक्शन की के साथ वो F4 दबा के देखना, तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब मैंने इसको एंटर किया, ये आ गया, कॉस्ट प्राइस 20,000 थी, 30% प्रॉफिट के साथ ये 28,000 में ये कोर्स देना चाहिए इनको। अब मैं इसको पूरे में पॉपुलेट करवाता हूँ, ये देखिएगा, 40% के साथ ये होना चाहिए, 50% के साथ ये कोर्स 40,000 में देना चाहिए।
और इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये सबका दे, हर कोर्स का दे दिया, आर का, बाइथन का, है पापा का, दादा का, सबका बदला ले लिया है। अब यदि यही फार्मूले में यदि आपको मिक्स डिफरेंस का नॉलेज नहीं होता, तो आपको हर सेल में अलग से कैलकुलेट करके पॉपुलेट ही नहीं करवा पाते हैं, है ना। समझ में आया ये पॉइंट। ये था मिक्स डिफरेंस। अब आते हैं हम टेक्स्ट फंक्शन में। बस ये थोड़ा सा भी बताऊंगा क्योंकि ये लोग बैठे हैं तो इनको भी आगे बढ़ाना है मुझे, ये क्लास चल रही है। तो ये अपन या तो ट्यूसडे करेंगे, है ना। ट्यूसडे इवनिंग में थोड़ा सा, आप लोग कितने बजे आ जाते हो? 7 बजे। तो 7 बजे अपन शुरू करते हैं। आधे घंटे में मैं आपको बेसिक करवा दूंगा, और उसके बाद फिर अपना ये वाला क्लास मॉर्निंग में आ सकते हो तुम लोग। 10:30 का है टाइम, है ना। तो मैडम से कंफर्म कर लेना फोन करके, तो 10:30 वाली क्लास। उनका भी पर अभी एडवांस चल रहा है। हाँ भाई, अपन लोगों का कहाँ तक हो गया था? अभिषेक, मयंक, जय। ये एडमिन कौन है भाई? नाम ही नहीं है, एडमिन सर लिखा वो हुआ आ रहा है। रुद्राक्ष। सर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। अरे हाँ, यार, तू तो वो एडमिन बन गया मैंने यार। ज्वाइन किया तो ऐसा एडमिन ही हैं? ज्वाइन हो गया वो अपने आप। अच्छा, चलो ठीक है। तो आज नहीं आ रहे ऑफलाइन? नहीं सर, वो कॉलेज से लेट आया था इसलिए ऑफलाइन नहीं आ पाया। अच्छा, चलो ठीक। आज वो भी नहीं आया अभी तक, विशाल। नहीं, वो भी ऑनलाइन अटेंड करने वाले हैं। ऑनलाइन करेंगे आज? उनने चलो बोला। ठीक। हाँ, उनने यही बोला था ऑनलाइन करेंगे। चलो ठीक। तो हमारे कहाँ तक हो गए थे? बेसिक एक से चल रहा था, एडवांस चल रहा था शाम के टाइम? टेक्स्ट टू बेसिक कॉलम चल था रहा था क्या? अपना। डेटा वैलिडेशन खत्म हुआ था शायद। डेटा वैलिडेशन। अच्छा, सेकंड पार्ट हाँ, करना था चल हमें, रहा था सेकंड। चल रहा था, हाँ सेकंड करना था। तो ये शुरू करता हूँ आज। ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, याद है? ये वाला होम टास्क, ये नहीं हाँ दिया सर, था? ये वाला था। ये दिया बाल था वाला दिया कर था। लिया था अपन ने। ये वाला तो कल कर लिया था अपन ने। हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था। ये मैंने होम टास्क दिया था ना, आप लोगों से बना? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं सर। नहीं, बन नहीं पाया अच्छा मुझसे। अच्छा, बाकी लोग? हाँ भाई, अभिषेक, मयंक, जय। सर हो गया था, सर कहीं कहीं पे इधर आ रहे थे बट हो गया था। हो सर गया था, मेरा कल हो गया। रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दीजिए सर, क्योंकि मेरा इनकम्प्लीट कल छूट गया। ठीक है, मैं करवा देता हूँ उसमें, ओ, है ना। ओके सर। सर सर बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन, कल आ जाएंगे वो, है ना। तब ठीक है, मैं ठीक बोल है सर। दूंगा। ठीक है सर। चलिए, ये मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है।
देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले ये जो ट्री मैंने बनाया है, इसको समझ लीजिए आप। यहाँ वस्तुएं दी है मैंने, थिंग्स, फ्रूट्स और गेम्स, दो तरह की चीजें हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करेगा। जो साइड में कुछ भी लिखा हुआ है, ये थिंग्स हैं, फ्रूट्स और गेम्स। फ्रूट्स मेरे पास है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। और गेम्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस रिकॉर्ड है। फ्रूट की यदि मैं बात करूं तो ये जो फ्रूट है तीनों, इन फ्रूट के यहाँ नाम है, और फिर इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके वो दिए हुए हैं इन्होंने, कि टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या मिनरल्स विटामिन हैं, वो इसमें दिया हुआ है। ऐसे गेम्स के बारे में भी दिया हुआ है, कंट्री, प्लेयर और आइटम। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में इंग्लैंड, प्लेयर सचिन, आइटम बैट एंड बॉल। वॉलीबॉल में इंडिया, बकम, हैंडबॉल, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने ये रेंडमली डाला हुआ है। तो अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने थिंग्स की, फ्रूट और गेम्स की यहाँ लिस्ट आ जाए। इसके बाद जैसे जो लिस्ट सिलेक्ट करूं, यदि फ्रूट की सिलेक्ट करूं, तो इधर वाली लिस्ट में फ्रूट के नाम आए, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स, ड्रॉप डाउन में। और यदि मैं यहाँ गेम्स सिलेक्ट करता हूं, तो फिर यहाँ पे गेम्स के नाम आए, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस। और जिसको मैं सिलेक्ट करूं, यदि मैंने फ्रूट का नाम मैंगो सिलेक्ट किया है, तो मैंगो की ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो इनके पर्टिकुलर्स अपन को दिए हुए हैं, येलो, विटामिन सी, वो यहाँ पे आ जाए। भाई टेस्ट, सेकंड में क्या है, कलर, थर्ड में क्या है, इंग्रेडिएंट्स। ऐसे यदि गेम्स होगा तो कंट्री पहले में, दूसरे में प्लेयर, और तीसरे में आइटम। तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डेटा वैलिडेशन का पढ़ना है, जिसमें लिस्ट और इनडायरेक्ट फंक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो डेटा वैलिडेट हो करके हमारे पास आए, सबसे पहले मैं थिंग्स पे इन दोनों की लिस्ट बना के डाल दूंगा। तो लिस्ट बनाने के जहां आपको बटन चाहिए लिस्ट का, उस सेल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटा टैब पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे जाना है। एनी वैल्यू की जगह यहां आपको लेना है लिस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और सोर्स में काय की लिस्ट चाहिए आपको, फ्रूट्स और गेम्स, थिंग्स मत सिलेक्ट कर लेना, मतलब फ्रूट और गेम्स की तो नहीं है। इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, यहाँ बटन आ गया मेरे पास, ये फ्रूट और ये गेम्स। इज इट क्लियर। अब मुझे यहाँ जो लिस्ट चाहिए, यदि गेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो टॉप डाउन लिस्ट मेरे पास गेम्स की आना चाहिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस की। ओके, तो यहाँ पर जब मुझे लाना है, इसके हिसाब से, फ्रूट्स के हिसाब से ये नाम चाहिए, तो इनको नेमिंग रेंज देना पड़ेगा। नेमिंग रेंज अपन ने पहले पूछ चुके हैं आप लोग। तो देखिए नेमिंग रेंज कैसे देना है, यहां से सेलेक्ट करूंगा ये, ठीक है, और जाऊंगा फार्मूला टेब पे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे यहां गया, टॉप रो, क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू इन द टॉप रो। टॉप रो में जो वैल्यू है उससे नाम क्रिएट कर दे रेंज का। ओके कर दिया मैंने। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो फ्रूट्स आ रहा है, और जैसे ही फ्रूट्स को सिलेक्ट करूँ, क्या सिलेक्ट हो रहा है, एप्पल, मैंगो। ऐसे ही में गेम्स की भी सेम तरीके से, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो के हिसाब से, ओके। तो अब देखिएगा दो नाम दिखेंगे यहाँ मुझे, फ्रूट्स और गेम्स। फ्रूट्स पे करूंगा फ्रूट्स पे आएगा, गेम्स पे करूंगा गेम्स। ठीक है, अब मुझे इनके करना है। तो इसमें मुझे यदि एप्पल सेलेक्ट करता हूं, तो एप्पल की डिटेल चाहिए, तो मैं इसको नहीं करूंगा, ऊपर वाले को जो हेडर दिए, मैं करूंगा इसको यहाँ। इसको सर, बस अब ठीक, वेट कर, मैं करूंगा यहां से, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। अब टॉप रो से मतलब नहीं है मुझे, ये नाम होने चाहिए, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स है ना,
जो भी मैं वहां सिलेक्ट करूंगा उसकी डिटेलिंग चाहिए मुझे। तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट कॉलम नेम होना चाहिए, नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, मैंगो होना चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, और उसके आइटम। तो मैं टॉप वाले को हटा दूंगा और लेफ्ट कॉलम को ले लूंगा। तो ये जैसे ही मैंने किया तो आप देखिएगा यहाँ पर ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल दिख रहा है। एप्पल को सिलेक्ट करूं तो एप्पल सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला पहला वाइट दिखता है वो भी सिलेक्टेड है। ठीक है, यदि मैं ग्रेप्स पे जाऊंगा तो ग्रेप्स है ना, तो जिसको कर रहा हूँ ऐसे में सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके लिए भी नेमिंग रेंज रखूंगा। यहाँ भी टॉप छोड़ के लेफ्ट। ओके, ये हो गया, तो ये नाम भी यहाँ जुड़ गया, टेनिस। तो ये पूरे की मैंने नेमिंग रेंज बना दी। अब मुझे इसको यहाँ यूज करना है। यहाँ भी मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहता हूँ। वो लिस्ट ऐसे चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ गेम्स हो तो गेम्स के आइटम बताए, फ्रूट हो तो फ्रूट्स के आइटम बताए। तो मैं पहले इस सेल को सिलेक्ट किया, अब जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू को मैं लिस्ट करूंगा, और लिस्ट के अंदर सोर्स में अब कुछ डालूंगा नहीं, यहाँ फार्मूला लिखूंगा इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ जो होगा ना वो मुझे यहाँ चाहिए। ये क्या है, गेम्स नाम से मेरे पास नेमिंग रेंज बना चुका हूं मैं पहले ही। तो इनडायरेक्ट को मैं इनडायरेक्ट फंक्शन को नेमिंग रेंज दे सकता हूँ, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, है ना। अब ये रेफरेंस देंगे इसका, ये नेमिंग रेंज यहां से मिल जाएगी, और मैंने ओके कर दी। अब मैं इसको बताता हूँ, देखिए गेम्स बता रहा है कि नहीं, वॉलीबॉल वगैरह। यदि मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, फ्रूट्स कर दूं तो, और अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एप्पल्स, मैंगो, ग्रेप्स बता रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ तक तो हो गया काम। अब यदि मैंगो मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैंगो की ये जो क्वालिटी है, शुगर है, येलो है, विटामिन सी, ये चाहिए मुझे यहाँ पे तीनों में। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट, अब कोई लिस्ट वगैरह नहीं लेना डेटा उससे, मुझे खाली इनडायरेक्ट यूज करना है फंक्शन जो मैंने वहां यूज किया था, और ये वाला रेफरेंस दे देना है खाली, और इसको ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिएगा तीनों क्वालिटी दे दी अपने आप। अब मैं यहाँ यदि फ्रूट्स की जगह गेम करता हूँ, और गेम में यहाँ पे ले लेता हूँ वॉलीबॉल, इंडिया वेलकम। देखिए आप लोगों को समझ में आया, करके देखिए इसको। हाँ भाई, जय किशन जी, अभिषेक, मयंक, सर रुद्राक्ष। ये फ्रूट फ्रूट और गेम्स वाले में इनडायरेक्ट का कैसा फॉर्मूला लगाया था सर? कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया था? ये हाँ हाँ, इसमें इसमें सर। इसमें ये वाला गेम्स का अच्छा, ये ओके ओके लिस्ट सर। में, लिस्ट में ये वाला ओके। रेफरेंस देना। ठीक है, करके देखिए आप लोग, कहीं दिक्कत हो रही है तो मुझसे पूछिए। 5 5 मिनट का समय देता हूँ। हाँ भाई नितिन बोलो। ये तो गए बोलो, बोलो वही है। मैं बाहर, हाँ, हाँ,
तो कोई आप तो नहीं लाते, जाओगे कभी जाना था और गोल हाँ नहीं सर वो कर लो यार, क्योंकि प्रैक्टिस तभी हो पाई, बिना सिस्टम के नहीं होती है। बना भाई ऑनलाइन आप लोगों से? हाँ सर, हो गया। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज अपन अगले टास्क पे। डेटा वैलिडेशन पार्ट 3। टेक्स्ट ऑनली चाहिए मुझे यहाँ पे। ये मेरा जो है यहाँ देखिए, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ नंबर। ये नंबर टाइप करके एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या दे रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो मुझे नंबर टाइप नहीं करने देगा, खाली टेक्स्ट में कुछ भी टाइप कर लो, टेक्स्ट टाइप करने देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर, तो कस्टम लेते हैं। कस्टम में क्या लिखा है मैंने, इस टेक्स्ट, और पहली सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब दोबारा से मैं करके बताऊंगा। अब मैं नंबर टाइप करूंगा तो ले ले, क्योंकि अब वैलिडेशन हट चुका है। ठीक है, तो ये वैलिडेशन इस टेक्स्ट वाला कैसे लगेगा, मेरे को जहां तक चाहिए वहां तक सिलेक्ट कर लिया मैंने। डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद मैं एनी वैल्यू की जगह लूंगा कस्टम। नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ कस्टम सबसे एंड में मिलता है। यहाँ फॉर्मूला लिखा जाता है, इज इक्वल टू इस टेक्स्ट करके एक फॉर्मूला है हमारा, जो ट्रू और फॉल्स में रिस्पॉन्स देता है। पहली सेल दे देंगे बस। तो यदि ट्रू होगा तो ले लेगा वो, उसको एंटर करने देगा। यदि फॉल्स हो गया, टेक्स्ट नहीं हुआ, नंबर हुआ, तो नहीं करने देगा। तो अब देखिएगा, यदि मैं 6 7 कर रहा हूं टाइप, तो नहीं करने दे रहा है। ठीक है, और यदि 6 7 TYR, तो अब ये टेक्स्ट हो गया, अब करने देगा। ठीक है, या मैं कोई डेट लिखूं, मान लीजिए आज ही की डेट लिख दूं, 17/04/2026। क्या कर रहा है, हाइफन लग गया ना। हाइफन लग गया तो क्या कर दिया इसने, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यदि मैं इसका डेटा टाइप दिखाऊं तो जनरल है ना। इज इट क्लियर, जनरल है, जनरल। यदि मैं इसको डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्या करेगा, डेट में कन्वर्ट कर तो दिया है पर वो एंट्री लेने के बाद दिया। ठीक है, पहले नहीं करने देगा कोई भी चीज, तो जनरली रखता हूँ इसको। तो यहाँ टेक्स्ट वाला हो गया। अब अपन बात करें लार्जर देन प्रीवियस, या कोई भी नंबर टाइप करूं पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। यदि मैं छोटा नंबर टाइप कर रहा हूँ, 55 टाइप करता हूँ, ऊपर 72, तो ये मना कर। ठीक है ना, रिट्राई करके मैं इसको 78 कर दूं, लेकिन पिछले वाले से बड़ा नंबर है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ सिलेक्शन पे ध्यान देना है, पहले से सिलेक्ट नहीं करेंगे हम इसको। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट नहीं करना है कभी भी इसमें, सेकंड सेल से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, पहले मैं हटा देता हूँ वैलिडेशन, फिर आपको करके बताता हूँ। अब मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, छोटा भी लिखूंगा अब तो ले लेगा, वो वैलिडेशन नहीं है। ठीक है, मैं ये नंबर कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं सेकंड सेल से सिलेक्ट करूंगा इसको, फर्स्ट सेल नहीं लिखा इस वाले में खास कर। और डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे जाने के बाद ओके कर दूं, नहीं सॉरी, ओके नहीं करना, फॉर्मूला तो रखा नहीं। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू
दिस सेल, दूसरी वाली सेल, शुड बी ग्रेटर देन पहली सेल। इज इट क्लियर? आगे समझ में? अपन सेकंड सेल चल, सेकंड सेल पहली सेल से बड़ी हो, ओके। अब मैं यदि यहाँ पे कोई छोटा नंबर टाइप करता हूँ, नहीं करने देगा, ठीक है, मैं 70 कर दूंगा, हो जाए। तो ये इस प्रकार से नॉन डुप्लीकेट्स में पहले आपको बता चुका हूं पिछले केस में कि हम लोग नॉन डुप्लीकेट्स में काउंट वाला हम लोग यूज करते थे, काउंट इफ, है ना। काउंट इफ से हम नॉन डुप्लीकेट का कन्वर्सन कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ नॉन डुप्लीकेट वाला फंक्शनैलिटी क्या होता है। देखिए यहाँ 3 लिखा है, या मैंने टी लिखा है, या जे लिखा है। अब मैं यहाँ फिर से जे लिख रहा हूँ और एंटर करता हूँ, करने दे रहा है, डुप्लीकेट हो गया ना, नहीं करने देगा, है ना। यदि मैं और कुछ लिखूं, यू ले लेगा, दोबारा यू लिखने की कोशिश करूंगा, मना कर, तो डुप्लीकेट नहीं लेगा कभी। ये कैसे करेंगे? तो मैं पूरी यहां से यहां तक, यहाँ के पूरी रो में ही एक टेबल ही ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। आप एक कॉलम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। डेटा वैलिडेशन पहले हटा देता हूँ मैं उसको। ये आपने ऊपर से ही सेलेक्ट करना है इसमें, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने पूरा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, ये हो गया था गलती से। कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ मुझे फॉर्मूला, तो काउंट इफ करके एक फॉर्मूला है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से हमें काउंट करके देता है ना। काउंट इफ हमें क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट करके देता है, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में मुझे ये सेल कहां से कहां तक की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से इजी वे में बताता हूँ, ओके। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा नहीं तो भी समझने में, मैं इसको थोड़ा सा ईज करता हूँ। ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से, एक ही कॉलम ले लिया, मैंने एक कॉलम ले लिया, और अब जा रहा हूं मैं डेटा वैलिडेशन पे। उससे प्लस बोल रहा है, ठीक है। कस्टम इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में मैं ये पूरा दूंगा, A to A, है ना। ये A to A आ गया पूरा, यहाँ क्लिक करूंगा तो A to A देगा, ठीक है। कॉमा, पहला सेल, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। तो A to A में मतलब पूरे कॉलम में कहीं भी जो A1 सेल में यदि आ गया है कुछ, वो दोबारा आए, ये कितने बार होना चाहिए? 1 बार, 1 टाइम होना चाहिए इसका काउंट। ये काउंट इफ क्या देता है? काउंट देता है। तो ये जो काउंट है वो एक ही होना चाहिए। यदि वो काउंट 2 बार आ गया कोई नंबर, दूसरी बार आ रहा है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि जब भी ये जो आंसर है ये ट्रू फॉल्स में देगा, ये इधर भी इक्वल 1 लिख दिया है, तो जहां ट्रू होगा वहां क्या करेगा? इक्वल टू 1। पहली बार ही अपन जो टाइप कर रहे हैं पहली बार है, तो कोई इशू नहीं, ट्रू है। यदि एक से ज्यादा बार हो गया तो फॉल्स हो जाएगा।
ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे यू टाइप कर, एंटर कर रहा हूँ, नहीं करने दे रहा। कोई नया लेटर टाइप करूंगा, वाई, करने दे रहा है। तो इस प्रकार से डुप्लीकेट की जो हम बात करते हैं उसमें काउंट इफ यूज करना है फंक्शन, यहां और लिख के बता देता हूं। काउंट इफ, और जो भी रेंज हम देंगे, जहां की भी रेंज आप दोगे, वो रेंज वहीं से वहीं तक की होनी चाहिए। ये C to C पूरा यहां से देना है इसे। और फिर जिस भी जो पहला कॉलम है उसका रेफरेंस, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस मान लो मेरा फर्स्ट कॉलम ये, इसका रेफरेंस, और इक्वल टू 1। बस ये हमें वहां फॉर्मूले टेब में इस तरह से लिखना है। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ भाई, ऑनलाइन किसी को डाउट? नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। बिगिन विथ ए से चालू होने वाले, मतलब कोई भी हम लिखेंगे तो ए से चालू होना चाहिए। यदि मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूँ बी से, मैं कोई नाम लिख रहा हूँ बी से चालू होने वाला, मना कर रहे, ठीक है। ए से चालू होने वाला कोई भी नंबर लिखूंगा, दे देगा। तो देखिएगा, एक लेफ्ट फंक्शन होता है जो हमने पहले भी पढ़ा है। पहले उस लेफ्ट फंक्शन को समझ लें। इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट में से यदि मैं खाली ऐसे ही इसको एंड कर देता हूँ, दो एट्रीब्यूट है इसके, है ना, एक तो टेक्स्ट, और जो भी हम जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यदि नहीं लिखते हैं कि कितने कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट से, तो ये क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर ला के देगा। ए ला के दिया। यदि मैं यहाँ इसमें लिख देता नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह कॉमा करके दो, तो दो कैरेक्टर ला के देगा लेफ्ट से। दो दिए, एल। तीन लिखूंगा, तीन ला के देगा। हाँ, इज इट क्लियर? और कुछ भी नहीं लिखूंगा तो एक ही कैरेक्टर लाएगा, पहला ही। तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट फंक्शन खाली लिखूंगा, और वो मुझे पहला कैरेक्टर ला के देगा। और लेफ्ट फंक्शन को यदि मैं इक्वल टू ए लिख दूंगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। इक्वल टू यदि ए लिख रहा हूं, कैपिटल लिखूं स्मॉल लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, नेम कोट्स में लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर कोट्स में लिखना पड़ेगा, चाहे कैपिटल लिखूं चाहे स्मॉल, कोई फर्क नहीं। तो ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, ये लिख दिया। तो जहां ट्रू होगा, यदि ए से चालू करो तो लेगा वो। यदि B C D E F अप टू जेड कोई भी दूसरा लेटर लिया ए के अलावा, तो नहीं लेने देगा वो। यदि मैं जेड से कोई लिखता हूँ, जिशान, नहीं लेगा। ए से कुछ भी नाम ले ले। तो ये हो गया, ये चीज हम लोग वहां पे टाइप करते हैं। यहाँ देखिएगा, लेफ्ट A1 इज इक्वल टू स्मॉल है, यही लिखा जो मैंने नीचे अभी फॉर्मूला लिखा था, बस तभी करके बताने की जरूरत। अब पैटर्न की बात करेंगे। एक्सेप्ट ओनली एंट्री ओनली इफ इट बिगिंस विद ए एंड कंटेन्स 5 कैरेक्टर। ए से शुरू हो और 5 कैरेक्टर ही होना चाहिए। 4 कैरेक्टर भी नहीं चलेंगे और 6 कैरेक्टर भी नहीं चलेंगे। देखते हैं, अमन, कितने कैरेक्टर है? नहीं, ये नहीं। और एंटर कर रहा हूं, क्या कर रहा है, मना कर।
है ना। अफसान, कितने कैरेक्टर, एंटर करो, करने दियो। अफसाना, 6 हो गए, नहीं करने दे रहा। एक तो ऐसे स्टार्ट होने चाहिए, और कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 5 कैरेक्टर होने चाहिए, ए को मिला के। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए, यहाँ मैंने लिखा है फॉर्मूला, काउंट इफ A1, पहली वाली से, कोर्स में ए और 4 बार क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है, प्लेस होल्डर होता है, तो जितने बार लिखेंगे उतने बार, और दिस इक्वल टू 1, एक ही बार होना चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं चलेगा। इक्वल टू 1 कर दिया तो मतलब डुप्लीकेट भी नहीं चलेगा। यदि मैं, नहीं डुप्लीकेट तो चलेगा, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट वाला नियम नहीं लगाया है ना। डुप्लीकेट तो लेगा, डुप्लीकेट वाला नहीं लगाया है। तो काउंट इफ दिस, और मुझे ट्रू फॉल्स में चाहिए पड़ता है, इसलिए 1 लिख दिया, है ना। क्योंकि A1 मैंने पूरी रेंज देता, A to A देता तो फिर डुप्लीकेसी वाली बात है ना, परंतु मैंने इसके अंदर ये किया है, काउंट इफ A1 इज इक्वल टू 1, ऐसे अपन को लिखना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ, सेम फॉर्मूला, काउंट इफ A1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे। आगे आते हैं, और डेटा वैलिडेशन में क्या क्या है। मंडे ओनली, मुझे मंडे का ही चाहिए, है ना। जैसे मैं, चलो आज की डेट डाल दूं, ये मैंने डेटा टाइप चेंज करा हुआ था, मैं डेटा टाइप की फॉर्मेटिंग डेट की ये वाली थी, इसमें मैं लॉन्ग डेट ले लिया था, शॉर्ट डेट ले लेता हूँ। ये आ गई, ये मंथ इधर है और डेट इधर है, ठीक है। मैं इसको, आप चाहें तो इंडियन फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये इंडिया वाली ले लेता हूँ। इंडिया वाली में ये वाला फॉर्म, गुरमा, एक हो गया, डे मंथ ईयर, ठीक है। अब मैं आज की डेट डालता हूँ, ये क्या कह रहा है, खाली मंडे की डेट लेगा। अब आज का तारीख 17/4/2026, देखिए क्या करता है, मना कर। मैं मंडे की डेट डालता हूँ, मंडे, अपना पिछला जो मंडे था, यदि मैं कैलेंडर पे देखूं, तो मंडे को 13 तारीख थी। अब मैं यहाँ की 13 तारीख डालता हूँ, 13 तारीख की मंडे को नहीं थी, ये तो मना करता, लेट मी चेक, मंडे 13 की, 13, है ना, 13 करता हूँ, 13/04/2026। लेना चाहिए, मैं देखता हूँ मैंने चेंज तो नहीं करा हुआ है। ठीक है, जनरल वैलिडेशन में चेंज कर दिया, चेंज करा है।
सेकंड वीकडे रहता है मंडे। सही बोले। गड़बड़ कर रहा है। एक second, तो दूसरा लफड़ा है। हाँ क्या था? 26 से तो ये भाई, अप्रैल 2026, 13 तारीख, मंडे है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। दे लिया 13 तारीख। पर एक्चुअली ये जो फॉर्मेट चल रहा है ना, ऊपर वो चल रहा है मंथ डे ईयर। आप भले ही किस फॉर्मेट में रहे, यहाँ फॉर्मेट अलग है। यहाँ मंथ डे ईयर ही है। आपके सामने फॉर्मेट चेंज हुआ है, बैकएंड में चेंज, स्टोर जो हो रहा है वो इस फॉर्मेट में कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें आपको लोकल पे जाके चेंज करना पड़ता है। ये मैं जब डेट फंक्शन पढ़ाऊंगा तो ये कुछ फंक्शनलिटी है डेट फंक्शन की, जो अंदर से जाके हमें चेंज करना पड़ती है, यहाँ से नहीं होती है। यदि हम यहाँ से जाके कस्टम से करते हैं ना, तो यहाँ से नहीं हो रही। ठीक है। लोकल लोकेशंस इंडिया दिया हुआ है, बट यहाँ से नहीं होगा। अपने यहाँ तो कर दिया इंडिया का, और ये दे भी दिया है इसको, पर बैकएंड में वही चल रहा है ग्लोबल में उसका। ना तो लोकल से चेंज करने पे नहीं होगा, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, बनाते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मीट वेजिटेबल्स, एक आपके पास 500 रुपए का बजट है। आप यदि कोई आइटम यहाँ पे ज्यादा का ले ले, तो स्नैक्स मान लो आपने 70 रुपए का ले रहे हो, ये मना कर देगा आप। भैया नहीं है बजट आपके पास। तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, क्या क्या सम क्या किया यहाँ पे, इधर जो फॉर्मूला लगाया है, सम B1 से लेकर के B6 तक स्मॉलर देन इक्वल टू दिस होना चाहिए 500 से।
तो जब तक ये ट्रू है, जब तक ये सम कम है, तब तक तो एंट्री करने देगा। और ये सम के ऊपर पहुंचेगा, वो फॉल्स कर देगा और आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भैया इतने का नहीं, आपको जो अमाउंट आप कर लो। ठीक है। ये तीसरी सीट थी। चौथी सीट पे आते हैं, डेटा वेलिडेशन के। आपको सैटरडे संडे का एंटर द डेट डेट इज नॉट ऑन द वीकेंड। वो डेट एंटर करना है जो वीकेंड ना हो। वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे। उसको छोड़ के आप कोई भी डेट इधर एंटर कर सकते हो, जैसे आज की डेट में एंट्री करता हूँ, है ना। एंट्री हो रही है। मैं कल सैटरडे 18 तारीख ले लिया, 18 भी ले रहा है, पर ये फॉर्मेट अलग लग रहा है। एक ही पे लगाया था। ये भी हो सकता है एक ही पे लगाया। एक ही पे लगाया था, एक ही सेल पे लगाया था, नीचे नहीं लगाया। तो द वैल्यू इज डज नॉट मेक द डेटा वैल्यूएशन रिस्ट्रिक्शन। तो आप सैटरडे संडे की डेट नहीं आएगी। क्या होता है कि आपको मान लो आप अपने कहीं जॉब कर रहे हो और यू आर मेकिंग सम लिस्ट। आप डे वाइज आप बाद में भर रहे हो, महीने के एक बार भर के रिपोर्ट भेजना है आपको, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, जो भी काम आपने किया। अब आप डेट वैसे ही डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कई बार सैटरडे डल गई तो संडे डल गई तो आपने यदि सीट में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सैटरडे संडे की डेट इसमें डले ही ना, तो वो गलती होगी नहीं ना आपसे। गलती से आप वो डेट डाल लोगे तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप दूसरी डेट डालोगे फिर। गॉट इट। तो वहां ये केस होता है। तो मैं यहां तक ले लेता हूँ, है ना। और इसको मैं पहले बॉर्डर लगा देता हूँ, कहाँ तक ले रहे हैं तो ये हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं डेटा वैलिडेशन चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सैटरडे संडे ना आए, है ना। जैसे आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे टुडे जो फंक्शन है, यदि इसको ब्लैंक में लिखता हूं तो आज की डेट बताता है। ठीक है ना, 17/4/2026। यदि मैं इससे वीकडे निकालता हूं, आज कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन है? छठा दिन है। सबसे लास्ट डे होता है सैटरडे। संडे जनरली पहला दिन माना जाता है। संडे से दिन की शुरुआत होती है, तो सप्ताह की शुरुआत होती है डिफॉल्ट। पर मैं चाहता हूं कि यार मेरे सप्ताह की शुरुआत मंडे से हो, संडे से ना हो। तो उसका भी इसमें ऑप्शन है। मैं जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, देखिएगा आप। दे रहा है कि वन यदि लिखूंगा तो नंबर वन संडे, संडे पहला दिन होगा। टू लिखूंगा तो नंबर वन मंडे होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू लिखूंगा। क्या हो गया? अब पांचवा दिन हो गया कि नहीं आज? कल छठा होगा, संडे को सातवां दिन। तो यहाँ पर ये जो वैलिडेशन में लगाऊंगा, वीकडे फॉर्मूला यूज करूंगा, टू वाला यूज करूंगा, कॉमा टू। तो कहां से चालू होगा? मंडे से चालू होगा। और मैं उसमें कंडीशन डालूंगा लेस देन 6। लेस देन 6 यानी पांचवें दिन तक जाएगा, शुक्रवार तक, तब तक ट्रू होगा। जैसे ही 6 होगा फॉल्स हो जाएगा, 7 होगा
फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आए? तो वो वैलिडेशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। डेटा, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह कस्टम पे जाएंगे और यहां लिखूंगा मैं वीक डे, ब्रैकेट में पहली सेल का रेफरेंस, ओके, कॉमा 2, समझ में आया 2 क्यों दे रहे हैं? मंडे से स्टार्ट करवाना, और स्मॉलर देन 6, ओके। तो फ्राइडे तक तो लेगा, उसके बाद के दिन नहीं लेगा। आज की तारीख डालूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा। आज क्या तारीख है? 17/4/2026, एक्सेप्ट कर ले। अब मैं यदि तारीख डालूं कल की, 18/4/2026, ये इसलिए ले रहा है कि वो फॉर्मेट नहीं है, जनरल फॉर्मेट पे, डेट फॉर्मेट नहीं है ना। यहाँ देखिए डेट था, यहाँ पे क्या है? जनरल है। तो मुझे इन सबको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अप्लाई तो मैंने पूरे पे किया है, तो मुझे इनके फॉर्मेट चेंज करना। अब मैं डालता हूँ 17/4/2026, या 18, वो भी लेगा कि नहीं पता नहीं, 4/2026 दे रहा है। एक्चुअली फॉर्मेट इसके अंदर डे मंथ ईयर वाला है। चलिए 04/07/2026, ये तो ले इधर दे रहा है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। राइट मिलाएगा तो 04/18/2026, अब मना कर देगा। डेट तो ले रहा है, 18 तारीख क्या है? कल है ना 18, सैटरडे है, नहीं लेना चाहिए उसको। फॉर्मेट डेट का ही है, दे रहा है ये 4/18, लेनी नहीं चाहिए, सैटरडे है। वैलिडेशन देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें, वैलिडेशन लगा है कि नहीं लगा है? वैलिडेशन तो लगा है। ये क्या है? नंबर क्या आ रहा है? हम्म? एक सेकेंड, एक सेकेंड, वैलिडेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ और टाइप हो गया था। कर दिया, वो एक्चुअली कोई सेल का रेफरेंस नंबर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अब इसमें लीड स्पेस की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने कोई लीड स्पेस आगे, कई बार क्या होता है, कोई नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लीड स्पेस हमारे पास रह जाता है, स्पेस दब जाता है गलती से, है ना। जैसे अमित में अभी कितने 4 लेटर हैं, राजेश में आपके 6 लेटर हैं, ना, प्रवीण में आपके 7 लेटर हैं। और आपने यदि इसको लिखते में एक स्पेस कर दिया बाद में और एंटर करने जाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन करते हैं,
या मैंने यहाँ कोई लेटर टाइप कर रहा हूँ, शुरू में स्पेस दे दिया मैंने, और फिर मैं लिख रहा हूँ इंदौर, एंटर करूंगा, तो ये वैल्यू डज नॉट मैच। तो यहाँ जहां भी आप लीड स्पेस दे रहे हैं, अलग से स्पेस दे रहे हैं, तो ये उसको मना कर देगा। गॉट इट? तो उसके लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रिम, ट्रिम जो फंक्शन होता है अपने, अभी इसमें भी आएगा पहली शीट में। ट्रिम जो होता है स्पेस को हटा देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। यहाँ मैं कोई लेटर, कोई नाम लिख रहा हूँ, राजेश, और ये स्पेस छोड़ दिए 2 बार मैंने। ठीक है। अब मैं यदि इसकी लेंथ देखता हूँ, लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ पता चलती कितने कैरेक्टर है, और मैंने इसका, सॉरी, इसके कैरेक्टर मैंने पूछे कितने हैं, कितने बता रहा 8, जबकि राजेश में कितने, 2 स्पेस दे दिया था। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ट्रिम फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम राजेश। पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा है यार, एक सेकंड, इसको ठीक कर लो। हो गया। अब मैं ट्रिम फंक्शन लगा रहा हूँ राजेश में, एंटर। अब ये राजेश हो गया। अब मैं इसकी लेन देखू, तो इसने क्या हटा दिया वहां से स्पेस जितने भी लगे थे। ट्रिम फंक्शन यदि 2 लेटर के बीच में, 2 वर्ड के बीच में, सॉरी लेटर नहीं, 2 वर्ड के बीच में यदि सिंगल स्पेस है तो एक्सेप्ट करेगा। यदि डबल स्पेस लग गए, यदि एक से ज्यादा स्पेस लग गया, तो उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। यदि किसी लेटर के पहले कुछ स्पेस छोड़ दिया है आपने, किसी वर्ड के पहले कुछ स्पेस छोड़ दिया, किसी वर्ड के बाद में कुछ स्पेस छोड़ दिया, उसको भी हटा देगा। पर 2 वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस रखेगा, एक से ज्यादा स्पेस होंगे तो उनको रिमूव करेगा, तो ये कहलाता है ट्रिम। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, ट्रिम फार्मूला ही लगाने वाले हैं, और बहुत सिंपल तरीके से लगाने वाले हैं। हमें क्या करना है, पहले सेल रेफरेंस दे दिया ये वाला, और इसके बाद ट्रिम कर दिया, और ट्रिम के अंदर हमने क्या किया, यही सेल रेफरेंस दे दिया। तो यदि ये B2 में जो लिखा है वो ट्रिम B2 के बराबर है, स्पेस हटाने के बाद जो लिखा जाता है उसके बराबर है, मतलब ट्रू है, तो एक्सेप्ट करेगा। यदि आपने स्पेस दिया होगा तो ट्रिम B2 के ट्रू नहीं होगा, तो वो मना कर देगा। अभी ये ट्रू देगा। अब मान लो मैंने इसके अंदर ये स्पेस कर दिया एक, और एंटर किया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, और यहां भी मना कर रहा है। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? तो ये जो फार्मूला है, मुझे वहां ये लिखना है कि जो सेल जहां से शुरू कर रहे हो वो सेल ट्रिम वही सेल, तो वो कंडीशन पे आप कस्टम पे जाके रख दोगे तो वो काम हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, जयेश वगैरह, जयेश हुआ, रुद्राक्ष, यस कोई सर। कंफ्यूजन इस? नहीं। नो स्पेस का कोई मतलब नहीं है इसमें, नो डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स देख सकते हैं आप। मैं आपको इसके पहले, मैंने आपको जो चीज बताई थी, चाय के लिए बताई थी, वो डुप्लीकेट्स की बताई थी ना, है, सेम डुप्लीकेट्स की लेटर बता। नहीं लिख सकते सर दोबारा, शायद ऐसे ही बताए थे। हाँ सेम डेटा, वही डुप्लीकेट का तो बता चुका हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब यस यूनिक, यस। कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, तो कोई मतलब नहीं है, उतना हमें जरूरत पड़ती नहीं है उस लेवल की। अब डेटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ देखते हैं क्या है इसमें। कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना, ये हम पहले देख चुके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था, कोई जरूरत नहीं है, मैंने डबल डाल दिया इसलिए।
तो डेटा वैलिडेशन हमारा पार्ट फिनिश हो गया। मतलब हमारा बेसिक जो एक्सेल है, ये फिनिश द बेसिक एक्सेल। नाउ एडवांस एक्सेल हमारा चालू होगा, और सबसे पहला फंक्शन है अरे फंक्शन। देखिए अरे फंक्शन को आप समझिए, बहुत प्यारी चीज है ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है। अरे क्या होता है कि पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करते हो तो वो अरे कहलाता है, उस पे काम करते हो आप। अभी तक जब हम जो भी फंक्शन चलाते थे, वो फंक्शन कैसे करते हैं देखिए। पहले आप दोनों फंक्शन का मैं आपको कंपेटेबिलिटी बताता हूँ। मुझे अमाउंट का सम चाहिए, यूनिट्स दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। पहले मुझे अमाउंट बनाना पड़ेगा, तभी उसका सम कर पाऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि आप दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपको अमाउंट मिलेगा। फिर अमाउंट आप यहां तक गए, अब इसका सम चाहिए। मान लो यहाँ मुझे टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सम का फॉर्मूला लगा दूंगा और यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लूंगा। तो सिंपल तरीका तो ये हुआ। तो ये हम कन्वेंशनल अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग चलते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। पर यही चीज यदि मैं चाहूं कि मुझे ये कॉलम नहीं बनाना है, ये कॉलम की मुझे जरूरत ही नहीं साहब, मुझे इसी से अमाउंट का सम बना के दो, बिना अमाउंट का कॉलम क्रिएट किए। मुझे अमाउंट का कॉलम नहीं चाहिए, ये तो छोटी टेबल है। जब बड़ी बड़ी टेबल होती है तब एक कॉलम बना रहे हो, मतलब कितना स्पेस ले रहा है। तो कुछ कैलकुलेशंस हम अरे फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जितने भी एग्रीगेशन फंक्शन है सब अरे फंक्शन है। सम हुआ, काउंट हुआ, मैक्स हुआ, मीन हुआ, एवरेज हुआ, ये सब क्या है, अरे फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। अरे की तरह हम इसके अंदर कुछ भी चीज पास कर सकते हैं और ये काम करेंगे। कुछ अरे फंक्शन अलग से भी है, फ्रीक्वेंसी हुआ, एक दो फंक्शन है, ट्रांसपोज हुआ, वो अरे के ऊपर ही काम करते हैं, वो ट्रेडिशनल वे में काम नहीं करते। तो हम सम को ही अरे फंक्शन की तरह यूज करेंगे। और सम में मैं पहली अरे डाल रहा हूं, ये अरे मैंने अब ऐसे डाला, पूरा कॉलम लिया ना। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मुझे, किससे, इससे। तो ये क्या करेगा, ये मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा। मैं इसका आपको बताता हूँ। 192 इसका, और इसका मल्टीप्लीकेशन 192, इसका और 6 इंटू 2 20, 120। ये अंदर मल्टीप्लाई करके दे दिया ना यार, का ये कल्ली ब्रेसिल जो आता है वो अरे का है। इज इट क्लियर। और ये ब्रैकेट बंद किया, सॉरी हो गया गड़बड़, दिस इंटू दिस और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया वही का वही अमाउंट, मुझे वो कॉलम तो नहीं बनाना पड़ा। तो ऐसे अरे आप पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बीच में कोई ऑपरेशन करवाते हैं, और उसके बाहर कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन लेते हैं, तो वो अरे की तरह यूज हो जाता है। अरे फंक्शन एक सेल में काम कर देता है। और बताता हूं मैं आपको, एक फंक्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो कि अरे फंक्शन ही है। वो स्पेशली अरे फंक्शन के रूप में ही यूज होता है, अभी भी आया लेटेस्ट। कैंडिडेट की मैंने यहाँ एज दी हुई है, और मुझे इनके क्लास इंटरवल्स बनाना है। 0 से 20 साल तक के कितने लोग हैं, 20 से 40 के कितने लोग हैं, 40 से 60 के कितने लोग हैं। यदि मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज करूं तो मुझे जो फंक्शन लेना पड़ेगा वो काउंटिफ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, काउंटिफ लेना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसमें मुझे यहाँ एक सेल में मुझे लोअर लिमिट लिखना पड़ेगी, दूसरी सेल में अपर लिमिट लिखना पड़ेगी। ये तो मेरा खाली मेरे को देखने के लिए टेबल, यहाँ से यहाँ तक मेरा काम तो ये विजिबिलिटी के लिए है ना। ये मैं खाली व्यू करूंगा, पर वर्क तो ये दोनों सेल करेंगी। लोअर लिमिट अपर लिमिट के हिसाब से ही होगा जो कुछ डिसाइड होगा। यहाँ तो लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग से लिखा नहीं है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यदि पुरानी टेक्निक यूज करूं, काउंट इफ, काउंट इफ में पहले रेंज देना पड़ती है, फिर क्राइटेरिया देना पड़ता है। तो मैंने रेंज दी यहां से यहां तक, है ना, और इसको मैंने फ्रिज कर दिया रेंज को, कि रेंज नीचे ना जाए।
कॉमा क्राइटेरिया मैंने क्या दिया है कोट्स में, क्राइटेरिया कोट्स में देते हैं, स्मॉलर देन 20, 20 से कम उम्र वाले कितने लोग हैं ये काउंट करके बता। काउंटिव का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने लिखा है स्मॉलर देन 20, इसमें इस वाली रेंज में और कैंडिडेट एज वाली रेंज में 20 साल से कम वाले कितने हैं वो बताओ। ठीक है, और मैंने एंटर किया, इसने दे दिया 3 लोग हैं 20 साल से कम वाले। पर इसी फॉर्मूले को मैं नीचे, यहां मैंने 20 टाइप किया हुआ है, तो यदि नीचे ले जाऊंगा तो 20 ही 20 आने वाला है ना, वैल्यू चेंज नहीं होगी। देख लो, मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 3 3 ही बताने वाला है। और यदि मुझे इस वैल्यू को चेंज कराना है तो मैं रेफरेंस दूं वैल्यू की जगह, रेफरेंस ये दे दूं ना 20, 20 से कम वाले कितने, 20 से कम वाले कितने, क्या बोल रहा है ये, मैंने कम वाले नहीं लिखे हैं अभी, ये 6 लगा है, 20 वाला बता रहा है ये, 20 20 साल का एक ही व्यक्ति है। कम वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर देन, और इसके बाद जो सेल रेफरेंस होता है वो कोट्स में नहीं आता कभी भी, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्मॉलर देन, तो ये कोट्स में ही लिखना पड़ेगा। और इसके बाद M% से आप इसको कॉन्केट करोगे, जोड़ोगे, किससे, इस सेल रेफरेंस, और इन दोनों का आउटपुट मैं दिखाता हूं आप, << 20 बना रहे कि नहीं बना रहे। लिखने का तरीका ये होता, जो चीज कैरेक्टर है वो आप कोट्स में लिखोगे, उसको जोड़ना है किसी रेफरेंस से तो M% से आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो E6 का क्या हो जाएगा, E7 होगा मतलब 40 लेगा, यहां जाऊंगा तो 60 लेगा। ठीक है, रेंज तो मैंने फिक्स कर रखी। तो अब देखिएगा, अभी भी वो बात नहीं हुई। अब ये बता रहे हैं 40 साल से कम वाले कितने लोग हैं। अब 40 साल से कम में 20 साल से कम वाले भी तो आ गए, 40 साल से कम वाले में 20 साल से कम वाले भी तो आ गए। मुझे तो 20 से 40 वाला चाहिए ना यहाँ इस सेल में। तो मैं क्या करूंगा, पहले ही उसमें ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में, एक सेकंड में ये वाले को हटा दो, इस फॉर्मूले में मैं माइनस करूंगा काउंटिव दोबारा, भाई 20 से कम वाले और 0 से कम वाले माइनस कर दूं, तो 0 से कम वाले तो यहाँ है नहीं, पर जब यहाँ इधर जाएगा तो 20 से कम वाले माइनस कर देगा ये। तो 20 से 40 के बीच के मिलेंगे कि नहीं, भाई पहला वाले क्या देगा, 40 से कम कितने हैं 18, और 20 से कम वाले 3 थे, वो 3 को माइनस करेगा, कितने बचेंगे 15। पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो में, पर क्योंकि मुझे वही फॉर्मूला पूरे में ड्रैग करना है, तो मुझे यहां भी ना चाहते हुए भी लिखना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ। ठीक है, तो काउंट इफ रेंज यही दूंगा पूरी, और इस रेंज को अगेन फ्रिज करूंगा। जब भी आप फ्रिज करते हो वापस फंक्शन में आ जाएगा, आपको इसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उस फंक्शन तक आने के लिए, जैसे ही आप फ्रिज करोगे ना तो उधर ही पहुंचा देता हूं। कॉमा, वही टेक्निक, लेस देन M%, और अब ये वाली सेल, इज इट क्लियर, और ब्रैकेट बंद, और एंटर। यहाँ ऊपर तो सेम वैल्यू देगा, पर यहाँ 18 की जगह 15 हो जाएगा, और 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 7, तो यहाँ 7 बताएगा। देखना, मैं इसको ट्रैक करता हूँ, हो गया मामला सही। पर ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत हम करते आ रहे हैं, पर अब फ्रीक्वेंसी फंक्शन यदि हम यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा। देखिएगा, ये लेवल है ऐसे की ऐसे, यहाँ मुझे उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ मैंने दोनों लेना पड़ा था, अब क्यों देना पड़ा था आपको समझ में आया। यहाँ मैं खाली अपर बीन्स लूंगा, अपर वाली लिमिट 20 40 60, नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में। तो देखिएगा यहाँ फार्मूला कितना आसान है फ्रीक्वेंसी का, ये अरे पे ही काम करता है। फ्रीक्वेंसी
डेटा अरे, डेटा की अरे क्या है, ये पूरी डेटा की अरे, ठीक है। फंक्शन F4 करो, कॉमा बिन्स अरे, बिन्स की अरे क्या है, ये जो मैंने बनाई है अपर लिमिट बिन्स की, इसको भी आप फ्रीज कर दो, एंटर, 3 15 7, गॉट इट, आ गया ना इसमें, बहुत आसान है। एक ट्रांसपोज फंक्शन भी है, ठीक है, ट्रांसपोज फंक्शन वही बता रहा हूं। ये एक मुझे टेबल दी है, वर्टिकल टेबल है, यूनिट्स दिया, प्राइस दिए, मैं चाहता हूं कि यूनिट प्राइस इधर आ जाए ऐसे में, और उसके बाकी की चीजें यहाँ है। तो ये एक तरीका है कि मैंने इसको कॉपी किया और जहां भी मुझे चाहिए वहां मैंने इसको पेस्ट किया, मतलब यहाँ यहाँ मैंने सेल सिलेक्ट करी और पेस्ट में करूंगा तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोज, दे रहे ट्रांसपोज, यहाँ देखिएगा एरो, ये से 90 डिग्री बना हुआ रहता है एरो। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, इसने मुझे लाके ये पूरा डेटा दे दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना दिया इसने, और विथ फॉर्मेटिंग लाया है, कलर वलर सब कुछ वही, फोन वोन सब वही। पर इसमें के साथ एक ड्रॉबैक है, यदि मैं 18 का 20 करूं तो बेस में जहां से डेटा उठाया था वहां में चेंज कर रहा हूं, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, डायनेमिक नहीं है। जितने भी टूल्स हैं ऊपर रिबन में, एक भी डायनेमिक नहीं है एक्चुअली। अगर आप बेस डेटा में कुछ चेंज करोगे, यहाँ चेंज नहीं होगा। फंक्शन जितने सब डायनेमिक, फॉर्मूले जितने सब डायनेमिक, टूल डायनेमिक नहीं। तो यदि मुझे ट्रांसपोज का फंक्शन मिल जाए वो ज्यादा अच्छा। तो इन्होंने एक ट्रांसपोज फंक्शन बनाया, इज इक्वल टू ट्रांसपोज, है ना, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को उठा के इसमें रखो बस, कुछ नहीं करना, एंटर, हो गया। देखिए अब 20 को मैं वापस 18 करूं, पहला वाला। पर ये फॉर्मेटिंग नहीं लाते हैं फंक्शन, ये फॉर्मूले कभी फॉर्मेटिंग नहीं लाते, फॉर्मेटिंग टूल लाए। आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप दोबारा कर लो, ये फॉर्मेटिंग उसमें कलर वलर जो भी डालना है, पर ये डायनेमिक रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्रांसपोज फंक्शन भी अरे फंक्शन है। अब यहां पर भी मैं चीज बता रहा हूँ बहुत अच्छी। अब आज तो टाइम हो गया, तो अपन की नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है, एक्सक्यूज मी, हाँ भाई अभिषेक, मयंक, जय किशन, नेक्स्ट सेक्शन अब सेशन अपना मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे रहेगा इवनिंग में, ठीक है। ओके सर। और कल मैं ये बोल दूंगा सर को, मैं बोल, हाँ कल मैं सर को बोल दूंगा कि वो आपके वीडियो जो है अपलोड कर देंगे आज, ठीक है। ओके सर।